दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में जो कि डेयरी सीरीज़ हमारा चल रहा है, आपका स्वागत है। देखिए, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कोई भी आप पशुपालन का काम करते हैं, तो आप सोचते होंगे कि पशुपालन में आपका कौन-सा हिस्सा है मैनेजमेंट में, जिस पर आपको सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करना? तो वो है एनिमल फीडिंग में। पशु को खिलाने-पिलाने में ही सबसे ज़्यादा खर्च होता है और आपकी लागत का करीब-करीब 70% जो है पैसा आपकी लागत का, वो इसी से होता है। इसलिए आपको फीडिंग जो है के बारे में बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि जानवर को हम कैसे खिलाएँ, जिससे कि आपका पशु स्वस्थ भी रहे और उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता भी मिले। इसके बारे में बहुत कम हम लोग रुचि रखते हैं। जनरली होता क्या है कि एनिमल को छोड़ दिया, चरा दिया, भूसा डाल दिया, सामान्य कुछ भी हो, बहुत ही कम संख्या में पशुपालक होंगे जो पशुओं के खान-पान के बारे में अच्छे से सोचते होंगे। जैसे हम सभी लोगों को क्या अच्छा भोजन चाहिए, टेस्टी होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। हर तरीके से आने वाली जनरेशन में अब धीरे-धीरे इस तरह की अवेयरनेस बढ़ रही है, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य भी सुधर रहा है और हम लोगों की उम्र भी बढ़ रही है। आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद अब तक 3 गुना लोगों की उम्र जो है औसत आय बढ़ चुकी है। तो इसके पीछे कारण यही है कि लोगों के खान-पान में सुधार हुआ है और चिकित्सकीय सेवाओं में। तो उसी तरीके से जब हम पशुपालन के बारे में सोचते हैं, तो हमको इन चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए कि पशुपालन में हमें इसके स्वास्थ्य, हेल्थ से और दूसरा खान-पान यानी फीडिंग से 2 बातों पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। हेल्थ में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं है होगी अगर आप पशु के खान-पान पर ध्यान रखेंगे। कुछ गिने-चुने टीके होते हैं जो सरकारी तौर पे उपलब्ध भी होते हैं। अगर आप जागरूक हैं तो उसको लगवा लें समय से। इसके बाद अगर आप खान-पान पे ध्यान अच्छे से रखेंगे, तो बीमारियों का संक्रमण की भी संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो इसी पर चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो गाय और भैंस हम लोग पालते हैं, उनका जो पेट होता है, स्टमक, जो पाचन तंत्र होता है, वो हमारे पाचन तंत्र से काफ़ी भिन्न होता है। हम लोगों का जो पाचन तंत्र होता है, वो सिंगल स्टमक बोलते हैं, सिंपल स्टमक होता है। लेकिन जो गाय भैंस का होता है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं। वो अपने हिसाब से सेट होते हैं और उसमें पाचन की क्रिया होती है। उनकी पाचन की क्रिया भी अपने आप में विशेष है, इसलिए उनकी जो खान-पान की चीज़ें हैं, वो हमारे से काफ़ी अलग हैं। तो पशुओं में क्या होता है कि फीडिंग के समय हमको उन सभी बातों का ध्यान रखना है जो कि हम अपने लिए रखते हैं। जैसे कि सामान्य तौर से जो पोषक तत्व जो होते हैं, जो हम हमारे राशन में, पशु के राशन में होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, पहला क्या होता है? प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा फैट और इसके बाद विटामिन्स इसके बाद मिनरल्स। ये तो बेसिक फैक्टर्स हैं, कॉमन चीज़ें जो हैं, जो कि हम अपने भी भोजन में यही उम्मीद करते हैं कि हमको मिले पर्याप्त मात्रा में, और पशुओं के लिए भी यही सारे जो बेसिक तत्व हैं, वो ज़रूरी होते हैं। देखिए क्या होता है कि सामान्य जो रिक्वायरमेंट पशुओं के शरीर में, वो ऊर्जा के फॉर्म में हम उसको क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं कि प्रतिदिन की कितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है एक डेयरी गाय की। उसमें कितना टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट होना चाहिए, वो उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है। और बैलेंसिंग जो राशन जो बनाया जाता है, जो आप लोग कपिला पशु आहार इत्यादि खरीदते हैं, उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि कितना प्रोटीन होगा और कितना टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट होगा। उसके आधार पर उसकी फार्मूलेशन किया जाता है। खैर, मैं जो इस तरह के पशु आहार आते हैं, मैं उनके समर्थन में नहीं रहता हूँ, क्योंकि वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यवसाय की दृष्टि से बनाए जाते हैं। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि आप जितना पैसा पे करते हैं, जैसे कि मात्रा का जो है पौष्टिक आहार आपको मिलता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, जिससे तात्कालिक प्रभाव आपको दिखेगा, ऊर्जा ज़्यादा मिल जाएगी, तो बहुत दूध में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन वो लंबे समय के लिए वो ठीक नहीं होता है। और पशु को पर्याप्त मात्रा में रफेज, रफेज का मतलब होता है ग्रीन फॉडर, जिसको बोल सकते हैं, जिसको भूसा, घास या पुआल कहते हैं,
और और हरी घास भी होती है। कॉन्सेंट्रेट वो चीज़ होती है जिसको कि आप क्या दाना बोलते हैं। दाना, दोनों चीज़ें पशु के लिए आवश्यक होती हैं, दोनों पर्याप्त मात्रा में दी जानी चाहिए। मात्रा के बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि जो ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट होता है वो 2.5 किलो ड्राई मैटर की बॉडी वेट होता है हर एक पशु को। अब ड्राई मैटर का मतलब ये नहीं हुआ सूखा चारा नहीं हुआ। सूखा चारा का मतलब कि वजन में 2.5 किलो, पुआल, केवल पुआल आप दे देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। तो वजन में ड्राई मैटर की ज़रूरत पड़ती है 2.5 kg पर 100 kg बॉडी वेट। और उस ड्राई मैटर में जो है घास फूस 2/3 होना चाहिए। जो घास फूस का कंट्रीब्यूशन होगा वो 2/3, और जो आप दाना देंगे वो 1/3। कुल मिला के 3/3, इसका मतलब 1 पूर्ति 100%। ठीक है, तो जो ड्राई मैटर है उसको प्राप्त करने के लिए केवल ऐसा नहीं कि केवल आप भूसा दे दीजिए या केवल दाना दे दीजिए। भूसा और दाना दोनों मिलाकर देना है, जिसमें कि भूसा, हरा चारा इत्यादि 2/3 भाग बनाएगा और 1/3 जो होगा दाना होगा। सिंपल समझिए कि अगर 100 kg 300 kg का, अगर 400 kg का कोई गाय है, 400 kg की कोई गाय या भैंस है, तो उसको कितना केजी चाहिए ड्राई मैटर? सीधे सीधे 10 kg, है ना। 10 kg चाहिए। 10 kg का 2/3 कितना होगा? करीब करीब 6 kg, 6 kg, है ना। 6.5 कर लीजिए, और 3.5 kg दाना। 400 kg का अगर पशु है तो उसको 3.5 kg से के आसपास उसको दाना देना पड़ेगा आपको, और करीब करीब 6.5 kg उसको पुआल, भूसा और हरा चारा के माध्यम से आप दे सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। अब आगे चलते हैं। देखिए कॉन्सेंट्रेट, जब हम जो भी हम दाना बनाते हैं उसमें हम रेशियो, केवल दाना, केवल आपको खली दे देने से दाना नहीं बन जाएगा, केवल चूनी दे देने से दाना नहीं बन जाएगा, केवल मिनरल मिक्सचर देने से दाना नहीं होगा। जब भी आप दाना बनाते हैं घर में, उसमें इस तरीके से आपको रेशियो में देखना है कि मेज और वीट, इसका मतलब वह गेहूं और जो मक्का होता है, इसकी जगह पर आप गेहूं की जगह पर जौ भी यूज़ कर सकते हैं, जई भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट जिसको कह लीजिए, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। ठीक है, अब इसमें 80% टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट होता है, जो कि ऊर्जा का मेन इंडिकेटर होता है। इसके बाद अगला जो होता है वो होता है कि ऑयल केक। ऑयल केक में आपका क्या हो सकता है कि मस्टर्ड ऑयल केक, सरसों का जो होता है खली हो सकती है, सूरजमुखी की खली हो सकती है, मूंगफली की खली हो सकती है, तिल की खली हो सकती है, और ऑयल केक जितने होते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। इससे क्या मिलता है आपको? प्रोटीन तो मिलती ही है, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी मात्रा में फैट मिलता है पशु को। तो ये आपको देखना है, ये सब चीज़ें जो हैं वो आप अपने क्षेत्र की जो उपलब्धता है, जिसकी ज़्यादा मात्रा में उपलब्धता है, वो सस्ता भी होगा और ईज़िली अवेलेबल होगा, उससे आप इस चीज़ को बना सकते हैं। और अगला होता है राइस ब्रैन, सीरियल प्रोडक्ट होता है। राइस प्रोडक्ट मतलब चूनी जिसको बोलते हैं, जो जो चावल की जब कुटाई होती है तो उसमें बहुत सारी चूनी निकलती है, पहली वाली नहीं, दूसरी वाली। उसमें भी ऑयल की मात्रा अच्छी खासी होती है और ऊर्जा की मात्रा अच्छी खासी होती है, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी होता है। देखिए क्या लिखा है, प्रोटीन 10% होता है और TDN 66% होता है। उसी तरीके से देखिए आप ग्राउंड नट केक जो देख रहे हैं, जो ग्राउंड नट केक है, यानी जो भी आप ऑयल केक लेंगे उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, 38% TDN DCP है, लेकिन ऊर्जा की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है कंपेरेटिवली, क्योंकि किसी भी चीज़ में कोई चीज़ बढ़ती है तो अपने आप कम हो जाती है। उसके बाद जो दो मुख्य चीज़ें होते हैं आपके दाने के, जो कि ज़्यादातर लोग अपने घरों में बनाते हैं, उसमें ऐड नहीं करते हैं, वो है क्या है, नमक और मिनरल मिक्सचर। ये पशु के उत्पादकता के लिए, पशु के प्रजनन के लिए, पशु के स्वस्थ रहने के लिए, उसके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि हम जनरली नहीं देते हैं और भूल जाते हैं।
तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप पशु को दाना देते हैं उसमें 20 से 25 ग्राम नमक डेली ज़रूर दें। 30 से 40 ग्राम मिनरल मिक्सचर अच्छी कंपनी का ज़रूर दीजिए। ये रिक्वायरमेंट दूध उत्पादन के साथ साथ मिनरल मिक्सचर की बढ़ सकती है, जिसके बारे में मैंने पहले पिछले वीडियोज़ में चर्चा की है आपसे। आप उसको देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जितना जितना कि ये मक्का या गेहूं की दरी है की ज़रूरत है, जितना ऑयल केक की ज़रूरत है, जितना राइस ब्रान की ज़रूरत है, उससे कम ज़रूरत नमक और मिनरल मिक्सचर की नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से आपको समझना चाहिए। देखिए, इस तरह से कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं अलग अलग, जो इन सब चीज़ों को मिला करके आप किसी से सलाह ले करके आप इसको किस रेशियो में मिलाना है मैंने पहले ही बताया। जिन पदार्थों में जो भी आप ग्रेन यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करते हैं, जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसमें ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा होती है, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। और नहीं है तो आपको सलाह के साथ इस रेशियो में मिला करके उसको देना चाहिए अपने पशु को। देखिए, क्या होता है कि कुछ बहुत ही सामान्य नियम होते हैं जिसको अगर हम जानें तो बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो रफेज होता है, जिसमें कि रफेज का मतलब समझते हैं, जो कि भूसा हो गया, पुआल हो गया, हरा चारा कोई भी आप ले लीजिए, बरसीम हो गई, जई हो गई, चरी हो गई, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब जो चरी के फॉर्म में होते हैं, ये रफेज 3 से 4% ऑफ बॉडी वेट दिया जा सकता है। 4% का मतलब ये समझा देता हूँ आपको। 400 केजी अगर किसी पशु का वजन है तो 4% कितना होगा? 4 चौको 16 किलो। 16 किलो उसको डेली रफेज चाहिए। उसमें से 16 किलो में क्या करना है आपको? 5 केजी आपको देना है सूखा। सूखा का मतलब भूसा दे सकते हैं आप, पुआल दे सकते हैं आप। सामान्य रूप से लोग भूसा ही देते हैं हम इसके अंदर। और बाकी जो बचा आपका 11 केजी, वो आप हरा चारा दीजिए, जो कि पशु के लिए बहुत ज़रूरी है। उससे उसको विटामिन्स मिल जाएंगे, मिनरल्स मिल जाएंगे, और जो कि उसको पशु को प्रजनन इत्यादि उत्पादकता के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि 3 से 4% का मतलब 4% का मतलब 400 के जी मतलब 16 केजी। 16 केजी में से आपको 4 या 5 केजी भूसा देना है, बाकी हरा चारा देना है। एक होता है मेंटेनेंस रेशन, जिसके बारे में आपसे मैंने पहले भी चर्चा की हुई है। फीड रिक्वायर टू मेंटेन, नाम उसमें उत्पाद ना तो उसको उत्पादकता करनी है, कोई उत्पादन करना है, और ना ही किसी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है। उस केस में जो होता है 2 केजी पर डे मेंटेनेंस राशन होता है। 300 से 400 केजी का पशु है तो उसको आपको जो राशन देना है 2 केजी पर डे देना है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उत्पादकता बढ़ती है उसको आप बढ़ा सकते हैं। 500 ग्राम, जनरली इसको हम 300 ग्राम करते हैं। 300 ग्राम पर केजी पर लीटर मिल्क जो है आप उसमें ऐड करते चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि पशु का स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा। जनरली होता क्या है, जब दूध देने लगता है पशु तो उसके खाने में हम उसके अनुसार वृद्धि नहीं करते हैं। उसी के कारण पशु का शरीर टूट जाता है और फिर से वो गर्भित होने में बहुत समय लगा देता है। ठीक है, तो आप इस तरह से देख लीजिए कि 10 केजी का अगर 10 लीटर का अगर दूध उत्पादन है आपके पशु का, तो आपको कितना देना चाहिए? मेरे विचार से 1.5, क्योंकि ज़्यादा हैवी बॉडी वेट के पशु तो होते नहीं हैं, तो 1.5 केजी उसका मेंटेनेंस राशन देना है। प्लस 300 ग्राम पर लीटर के हिसाब से 10 केजी, 10 लीटर का कितना होगा? 3 केजी, है ना। 300 ग्राम इंटू 10 का मतलब 3 केजी। 3 केजी, ये 3 1 4, 4.5 केजी आपको पर डे राशन देना है। मतलब राशन का मतलब वही जो खली चूनी देते हैं। अब 4.5 केजी को एक साथ नहीं देना है आपको। आप 1.5 से 2 केजी, 2 केजी सुबह दे दीजिए, और बाकी का 2 केजी, 2.5 केजी सुबह दे दीजिए और 2 केजी शाम को दे दीजिए। इस तरह से इसको आप बांट करके उसको फीडिंग कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कि फीडिंग का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है, और इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि
जो आहार हम पशु को देते हैं वो पौष्टिक होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए। उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, नमक और मिनरल मिक्सचर का बहुत ध्यान देना चाहिए। जो भी लोकली अवेलेबल आपके आसपास ग्रेन्स हों उन्हीं को मिलाकर अगर आप रेशन बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, किफ़ायती होगा और आप आसानी से पशु को दे पाएंगे। खरीद करके खिलाने में हो सकता है सस्ता मिल जाए, लेकिन उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं होती है। तात्कालिक प्रभाव में आपका पशु का उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन लंबे समय में उसके शरीर को बहुत ही गलत प्रभाव उसमें डाल सकता है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आगे हम चर्चा करेंगे रफेज पर और बहुत विस्तार से हम एक एक बिंदु पर आगे सीरीज़ में आते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, टेक केयर।